करंट अफेयर्स की क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि गुड मॉर्निंग भैया, अब हो गई। जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सब कर लिया। अब सुन लेते हैं जरा थोड़ी देर बात को, तो समझ में आ गया होगा आपको। एक काम कर लीजिएगा, मेरी आपसे एक हार्डली रिक्वेस्ट है, आज अगर आप पे रफ कॉपी है तो रफ में नोट कर लीजिए, बट एक करंट के लिए अलग से एक बना लीजिएगा रजिस्टर, वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपको उससे। अब बाकी करंट के आपको टॉपिक मिल ही रहे हैं, साथ साथ आप एक न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ते हैं। अब मेरा तो सेक्शन भी ऐसा है, आप जानते हैं करंट अफेयर्स जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चंस तो बताऊंगा ही साथ उसके अंदर की जो डीप चीजें हैं वो सारे सब्जेक्ट लेके चलूंगा। तो मैं ये मानकर चलूंगा, ऐसा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर ये मान के चलूंगा कि सामने वाला जो बच्चा है उसको पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी की नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको ज्योग्राफी की समझ है, उस बच्चे को हिस्ट्री की समझ है, उस बच्चे को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की समझ है। ये मैं मान के चलूंगा, सामने वाले बच्चे को आईआर की थोड़ी समझ है। ठीक है, तो इस चीज को हम लेकर के चलेंगे। तो लिखते हैं अब करंट अफेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट 20-25 क्वेश्चंस जो हम कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन एक लिखिए, एक हाल ही में एक समझते से हाइपरसोनिक विंड टनल, एक देश ऐसा है जिसने अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया, इस कंट्री ने हाइपरसोनिक विंड टनल का डेवलपमेंट किया है। तो एक क्वेश्चन लिख लीजिए, सिंपल क्वेश्चन है, याद करना। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल JF22 इस विंड टनल का नाम है, JF22, जिसकी स्पीड 17.14 माइल्स पर सेकेंड, बहुत ज्यादा स्पीड है इसकी, माइल्स पर सेकेंड। और आपको एक बात पता है, 7.14 माइल्स को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 11.5-12 के आसपास आ जाएगी, किलोमीटर पर सेकेंड। और हमने एक एस्केप वेलोसिटी पढ़ी होगी साइंस में, 11.2 किलोमीटर, ये एक एस्केप वेलोसिटी होती है, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग। इस पलायन वेग के बारे में आप जानते हो एक बात, कि अगर हमारी पृथ्वी से, हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस अर्थ की सरफेस से इस वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर थ्रो किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट लौट करके वापस नहीं आएगा, स्पेस में चला जाएगा। तो एस्केप करने के लिए, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से ओवरकम करने के लिए मिनिमम इतनी रिक्वायर्ड है। तो सोचिए उतनी स्पीड से भी ज्यादा स्पीड है किसकी, विंड टनल की, तभी हाइपरसोनिक की कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो चाइना ने इसको बनाया है। आप जानते हैं चाइनीज लोग उल्टे सीधे काम करते ही रहते हैं। तो विच कंट्री हैज रिसेंटली बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइपरसोनिक विंड टनल, JF22, आंसर इसका चाइना। लिख लिया, नोट कर लिया होगा ये। दूसरा देखिए, पहली बार किसी देश ने बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल अभी टेस्ट की है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स जो ब्रह्मोस की कैटेगरी की हैं वो हमारे पास भी हैं, रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। लेकिन अभी एक रिसेंटली एक कंट्री ऐसी है जो गल्फ कंट्रीज में आती है, ईरान ने। करेक्ट, लिखिएगा, विच कंट्री प्रेजेंट्स इट्स फर्स्ट हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, विच कंट्री हैज प्रेजेंट इट्स फर्स्ट हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने किया है। फतह इसका नाम है, FATTAH, मिसाइल का नाम है फतह, FATTAH। अब स्टार लगा करके तीसरा पॉइंट लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता आना चाहिए किसी एग्जाम में। विच सिटी अचीव्स द फर्स्ट रैंक। अभी तक हम स्टेट्स के बारे में पढ़ते थे। विच सिटी अचीव्ड द फर्स्ट रैंक इन नेशनल वाटर अवार्ड
फर्स्ट रैंक इन नेशनल वाटर अवार्ड, नेशनल वाटर अवार्ड 2023। स्टेट्स के बारे में ज्यादा आते हैं क्वेश्चन कि किस स्टेट ने अभी नेशनल वाटर अवार्ड को जीता है। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार को जीतने वाला शहर अगर पूछ लिया जाए तो शहर का नाम आएगा चंडीगढ़। लिखिए, वेरी प्लान्ड सिटी, ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़। चंडीगढ़ ने अभी एक अवार्ड जीता है, नेशनल वाटर अवार्ड 2023। और अगर स्टेट का नाम पूछ ले तो स्टेट में मध्य प्रदेश। इंदौर आपको पता ही है हर चीज में आगे रहता है, स्वच्छ भारत अभियान, जल जीवन मिशन, दुनिया भर की सब चीजों में इंदौर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत बेहतर काम कर रहा है इस चीज में। तो इंदौर की वजह से किसमें, मध्य प्रदेश को अवार्ड मिल जाता है। स्टेट पूछ ले तो मध्य प्रदेश और सिटी पूछे तो चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टार लगा लेना, वाटर वाला अवार्ड वाला, ये पेपर में आएगा, आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विच स्टेट हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय अचीविंग 100% कवरेज ऑफ पीएम जनधन योजना। तो आंसर है इसका तेलंगाना। देखो, मैं हिंदी वाले भी कुछ बच्चे बैठे हैं, हिंदी में भी बोल दूं, पूरा स्टेटमेंट ट्रांसलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। जो टिपिकल सी टर्म है या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट रिलेटेड टर्म्स हैं वो मैं आपको दोनों जरूर बता दूंगा। तो क्वेश्चन क्या था, विच स्टेट हैज अचीव्ड द सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। हाल ही में किसी एक राज्य ने, हमारे देश के किसी एक राज्य ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन की, वित्तीय समावेशन। जिसमें 100% लोगों को इंक्लूड कर लिया गया, उसमें समावेशित कर लिया गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित राज्य का नाम है तेलंगाना। ठीक है, इसे भी स्टार लगाइए। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन एक टर्म आती है, ये इकोनॉमिक्स में आपको पढ़नी है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या मतलब होता है इसका? कोई स्टूडेंट बहुत ज्यादा गवर्नमेंट, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, दुनिया भर की एजेंसीज इस पर काम कर रही हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन किसे कहते हैं? नाम में ही सब कुछ होगा, फाइनेंशियली यानी वित्त से संबंधित, पैसे से संबंधित इंक्लूड करना। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं तब आपको चीजें क्लियर होंगी। आपने गांव या छोटे शहरों में देखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को, पान वाले को अगर लोन चाहिए, वो चाहता है कि मैं खोखे से अब एक दुकान खरीद लूं, बीज और खाद के लिए, या देसी पान से विदेशी पान लगाना शुरू कर दूं, बढ़िया अपग्रेड करना अपने आप को। तो इन बेचारों को लोन कौन देता है? ये साहूकार के पास जाते हैं या वहीं लोकल किसी मनी लेंडर से लेंगे, और उसका ब्याज बहुत तगड़ा होता है, 10 रुपए सैकड़ा महीना। तो 10% इंटरेस्ट होता है, वो भी मंथली, ईयरली जाकर के बहुत ज्यादा पड़ेगा वो, समझ रहे हैं? तो वो व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, मनी लेंडर्स के कर्ज के जाल में फंस जाता है। तो गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है कि ऐसे लोग मनी लेंडर्स या किसी ऐसे ब्याज पे उठाने वाले पैसे वाले लोगों के चक्कर में ना पड़े, फाइनेंशियली इंक्लूड हो। कैसे इंक्लूड हो? कुछ नहीं करना, जीरो बैलेंस पे प्रधानमंत्री जनधन योजना का खाता खुलवाइए, मुद्रा योजना है ना। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए भी हाल ही में स्टार्ट की गई है योजना, क्या नाम है? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है। अच्छा, कोई बात नहीं, ये नहीं पता तो ये तो पता ही होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये इसलिए पता हो क्योंकि आपके खाते में आ रही है, 2-2 हजार की 3 किस्तें आ रही हैं, टोटल 6,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही है सम्मान के लिए। ठीक है, ऐसे ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। जो आपने देखा होगा ठेले पर कोई पराठा बेच रहा है, पान वाला है, रेहड़ी पटरी वाले लोगों के लिए वो क्या कर सकते हैं, 10,000 20,000 तक का लोन ले सकते हैं, और लोन लेने के बाद उसे गवर्नमेंट को धीरे धीरे बहुत कम परसेंटेज पर चुका देंगे। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक बेस्ट एग्जांपल है। लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर से जोड़ना, फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज सेक्टर से जोड़ना
क्या कहलाता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा परेशानियां होती हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, मनी लेंडर जैसे चाहे वैसे वसूलेगा। आपने किस्त नहीं चुकाई तो वो वहीं पे शाम को आ जाता धमकाने, देखा है आपने, दुनिया भर की गरिमा उतार देगा, नानी की, बुआ की, और बड़ी कठिन वाली जो आप जानते हो, अच्छे स्टैंडर्ड की गालियां देके ब्रांडेड, आपकी सारी रिस्पेक्ट डिग्निटी को गिरा देगा, पैसे भी वसूल लेगा और ज्यादा वसूलेगा। जबकि बैंकिंग सेक्टर से अगर आप जुड़ जाते हैं या ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़ते हैं तो वहां पे एक सिस्टम फंक्शन करता है, और सिस्टम फंक्शन करता है, वो सिस्टम एक सिस्टमैटिक फॉर्म में ही आपसे क्या करेगा? पैसे की वसूली करेगा, बहुत कम ब्याज पे करेगा। ठीक है, इन सब चीजों को बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। समझ में आई बात? अब बैंक क्या हर एक गांव में खुलना संभव है? भारत के बहुत सारे गांव, 50 लाख गांव हैं, कैसे संभव है बताओ? शहर में तो खुल जाते हैं, लेकिन एक एक ब्लॉक में आरआर भी खुलता है, रीजनल रूरल बैंक, वो भी अब बंद कर दिए सरकार ने, घाटे में जा रहे थे। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। भारत में सबसे ज्यादा जो ब्रांचें हैं वो किसकी हैं? एसबीआई तो बैंक है, इंडियन पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस की सबसे ज्यादा ब्रांच है वर्ल्ड में, भारतीय डाक विभाग। तो पोस्ट ऑफिस को ये जिम्मेदारी दे दी है कि फाइनेंशियली इंक्लूड करिए। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस एक स्कीम चला रहा है, आईपीपीबी, इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक्स। तो वो अब केवल पोस्टमैन वगैरह आएंगे और वहीं से आपको पैसा देंगे और वहीं से पैसा ले लेंगे आपसे। तो डाक विभाग इसको चला रहा है, एक एक गांव में पहुंच गया है। ये सब चीज किसके एग्जाम्पल है? फाइनेंशियल इंक्लूजन के। अगला लिखिए, तो तेलंगाना स्टेट जो है उसने 100% प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवा डाले सबके। अभी तक ऐसा कोई राज्य नहीं बन पाया। अगला लिखिए, विच टू फ्रिगेट शिप अराइव्ड इन सऊदी अरब फॉर अल मोहेद अल हिंदी 2023 नेवल एक्सरसाइज। तो भारत की तरफ से 2 फ्रिगेट शिप जिनने पार्टिसिपेट किया था, उन शिप्स के नाम पूछे जाते हैं। एफ कैट में बहुत सारे सवाल आते हैं ऐसे, तो एफ कैट में अभी आए भी हैं रिसेंटली, लिख लीजिए, आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा। और आईएनएस सुभद्रा, आईएनएस तरकश और आईएनएस सुभद्रा। आपको पता हो सूडान में बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, गृह युद्ध जैसी, सिविल वॉर जैसी कंडीशंस आ गई। सूडान में भी भारतीय लोग भी बहुत रहते हैं, तो उन भारतीयों को निकालने के लिए एक नेवल शिप गई थी। ऑपरेशन कौन सा था? उस ऑपरेशन का नाम क्या था? गुड, ऑपरेशन कावेरी। अच्छा, एक अभी भूकंप आया था टर्की में, उसमें भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त। ये बहुत नाम पूछे जाते हैं, ऑपरेशन का नाम क्या था उस मिलिट्री ऑपरेशन का? तो ऑपरेशन दोस्त, टर्की से भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए। अगला लिखिए, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग मॉड्यूल। देखो, अब आपने देखा होगा, अब आजकल हम गगनयान पे काम कर रहे हैं। चंद्रयान तो चला गया, सक्सेसफुल हो गया। L1 पॉइंट पर अभी हमने आदित्य L1 जो सूर्य मिशन था उसे भेजा। अब तीसरा भेजने की तैयारी है गगनयान। गगनयान इंडिया का पहला ऐसा स्पेस मिशन होगा जिसमें मैन्ड स्ट्रक्चर होगा, मानव जाएंगे उसमें, ह्यूमंस जाएंगे। अब ह्यूमंस जाएंगे तो ह्यूमंस जाकर के ऊपर ही छोड़ दें क्या? उन्हें वापस भी लाना है, तो वापस लाने के लिए रिकवरी मॉड्यूल चाहिए जो सही जगह, अब वहीं श्री हरिकोटा से उड़ेगा यान और वहीं पे लौट के आ जाएगा, उसी जगह पे आके लग जाएगा। ये अपने आप में बहुत स्पेशल कैटेगरी की टेक्नोलॉजी है। तो अभी किसी एजेंसी ने इस मॉड्यूल को बनाया है, गगनयान रिकवरी मॉड्यूल को। उसका नाम लिखिए, एक तो इंडियन नेवी और इसरो ने मिलकर इस पे काम किया है। इंडियन नेवी और इसरो, और नाम है आईएनएस गरुण। उस मॉड्यूल का नाम है आईएनएस गरुण। आईएनएस लग गया तो समझ ही आइए, नेवी ऑपरेट करेगी उसे, ठीक है, एयरफोर्स करेगी नहीं। आपसे पेपर में ऐसे पूछे जाएंगे ऑप्शन में, इंडियन एयरफोर्स इसरो के साथ, इंडियन नेवी इसरो के साथ, या इंडियन आर्मी
तो वहां कंफ्यूजन हो सकता है। तो याद रखना INS गरुड़ इंडियन नेवी से रिलेटेड है। कोची में ये काम किया गया, कोची में केवल ट्रेनिंग ली गई है इस चीज की, है ना। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं ये चीज तो मैं आपको पढ़ा भी रहा था कुछ दिनों पहले, CDS बैच में पढ़ा रहा था कि इंडोनेशिया से बहुत बेहतरीन दोस्ती है भारत की। इंडोनेशिया ने और इंडिया ने, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है छोटा सा, उसे लीज पर लिया इंडिया ने और इंडोनेशिया ने दे दिया, और मिलकर के रीडेवलपमेंट कर रहे हैं उसका। और इंडिया वहां पर एक क्या बनाएगा, नेवल बेस। कौन सा पोर्ट था वो, सबांग पोर्ट, करेक्ट आंसर। तो लिखिए सबांग आइलैंड, बहुत न्यूज में था अभी सबांग आइलैंड। तो पेपर में डायरेक्ट पूछा सकते, सबांग द्वीप जो हाल ही में चर्चा था, ये किसका भाग है पार्ट इंडोनेशिया का। इंडिया इस पे डेवलपमेंट करेगा। इंडोनेशिया भी परेशान है दरअसल चाइना की आतंकवादी हरकतों से। चाइना की जो इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी है, विस्तारवादी नीति है, उससे इंडोनेशिया भी बहुत परेशान है, क्योंकि इंडोनेशिया के अपने आइलैंड है साउथ चाइना सी में, और साउथ चाइना सी पे पूरे पे धाक कौन जमाता है, चाइना। तो कहता है ये सब कुछ मेरा है, पृथ्वी भी मेरी है, सूरज भी मेरा है। तो इंडोनेशिया के आइलैंड्स पे भी वो हरकतें करता है, तो इंडोनेशिया सपोर्ट करता है इंडिया को। और सबांग पोर्ट है, ये सबांग आइलैंड जो है, ये सबांग आइलैंड इज क्लोज टू मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि के नजदीक है, जिसे चोक पॉइंट भी कहते हैं। मलक्का स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में बहुत पतली सी एक रास्ता है, मैप में पतला दिखता है लेकिन वो वाटर बॉडी है। स्ट्रेट या जल संधि बोलते ही उसी को है, एक नैरो चैनल विच सेपरेट द टू लार्ज लैंड मासेस। दस डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल बताए थे आपको मैंने। 8 और 9 तो है अरेबियन सी में, 10 डिग्री चैनल आपको मिलेगा बे ऑफ बंगाल में। एक पढ़ाया होगा आपको ग्रेट पासेज। ग्रेट पासेज किसके बीच में है, इंडिया का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा के बीच में, उसी ग्रेट पासेज में मिलेगा आपको सबांग आइलैंड, ठीक है। और अगर कभी एक ज्योग्राफिकल टर्म है ये तो, कि स्ट्रेट किसे कहते हैं, जल संधि, या कई जगह आपको जल डमरू मध्य लिखा हुआ मिलेगा। लिखिए इसके आगे, अ नैरो वाटर चैनल विच सेपरेट्स टू लैंड मासेस इज कॉल्ड स्ट्रेट। जल संधि लिखिए, एक संकीर्ण जल मार्ग, एक संकीर्ण जलीय मार्ग जो दो बड़े भूखंड को पृथक करता है, विच सेपरेट्स टू लैंड मासेस। अब चाइना भी एक, आपने IR में पढ़ा होगा, चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को अपनाता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी क्या है, मैं आपको इसको शो करता हूं, वेट। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की एक माला। चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए, क्योंकि इंडियन नेवी स्ट्रांग हो गई। अब किसी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने एक बात कही है कि आने वाला समय में जो युद्ध होगा ना, वो आर्मी से ज्यादा, एयरफोर्स से ज्यादा नेवी पर जिसका कंट्रोल होगा वो जीतेगा। इंडियन नेवी स्ट्रांग हो रही है, तो चाइना काउंटर करने के लिए यहां पे कोलंबो के पास एक पोर्ट है हम्बनटोटा, नाम सुना होगा। हम्बनटोटा उन्होंने लीज पर लिया, और ये भी लंका वाले राक्षस, इन्हें जरूरत पड़ी पैसे की, इतना पैसा ले लिया कि अब कर्ज में डूब गए। फिर बचा लो पापा जी इंडिया, तो पापा जी पैसा देकर इन्हें बचा रहे हैं। तो पहले इतना कर्जा लेते ही क्यों है, इतने शौक क्यों पालते हैं। तो चाइना ने देखो, पहला हम्बनटोटा पोर्ट, दूसरा यहां पे पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट, ये यहां पर, तीसरा इस तरफ पड़ेगा यहां पर यमन पे सोकोत्रा आइलैंड,
सोकोत्रा द्वीप यमन का है, उसको खरीद लिया। तो 1 2 3 इस तरीके से खरीदता हुआ जा रहा है। यहां पर आपको मिलेगा म्यांमार में सितवे पोर्ट, SITTWE सितवे पोर्ट 4 नंबर पर। बांग्लादेश का चिट्टगांव जिसे कहते हैं, इसको भी डेवलपमेंट कर रहा है 5वां। और है दिया नहीं है, लेकिन पैसा दे करके उसको डेवलप करवा रहे हैं। बांग्लादेश ने अभी पूरी सहायता, पूरी छूट नहीं दी है। 4 5 एक आपको इधर मिलेगा कोकोस आइलैंड, ये आपको मैंने बे ऑफ बंगाल में पढ़ाया होगा 6। तो देखो इस तरीके से एक माला बना करके भारत के कोस्टल रीजन को क्या करना चाह रहा है, घेरना चाह रहा है। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उसकी पॉलिसी है। अब इंडिया ने क्या किया कि यहां पर आपको एक मैं दिखाऊं मैप, और ये है आपके इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का सबसे ऊपर वाला ये आइलैंड कौन सा है, सवांग आइलैंड। और यहां तक ग्रेट निकोबार किसका पार्ट है, यहीं ग्रेट निकोबार पर और सवांग आइलैंड के बीच में यहां पे छोटा सा है सवांग स्ट्रेट। अब सवांग स्ट्रेट ये, और ये सवांग आइलैंड, और ये है मलक्का स्ट्रेट जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। तो मलक्का स्ट्रेट आपको दिख रहा है, छोटा सा नैरो पासेज है। चाइना का 83% व्यापार यहीं से होता है, वो इधर से आते हैं चाइना के शिप, और मलक्का स्ट्रेट होते हुए यहां चले जाते हैं चाइना में। किसी की कमर तोड़नी है तो उसकी इकोनॉमी बंद कर दीजिए, हथियार से मारने की जरूरत नहीं है, पैसा बंद कर दीजिए, अपने आप ही निपट जाएगा। तो मलक्का स्ट्रेट चोक पॉइंट है इंडिया के लिए। इंडिया ने यहां पे क्या बना लिया, सवांग पोर्ट पर नेवल बेस। तो यहां से यहां की दूरी कम है, इंडिया यहीं पे अपनी नेवी तैनात कर देगा। अब लेके जाओ, कहां से जाओगे। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का ये जवाब है, काउंटर बैलेंस। और देखिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के और जवाब क्या हो सकते हैं। इन्होंने ग्वादर पोर्ट लिया था यहां पर, इंडिया ने उसको काउंटर करने के लिए इसी के बराबर में 70 किलोमीटर की दूरी है केवल, चाहबार पोर्ट, नाम सुना होगा आपने। चाहबार पोर्ट, ईरान से हमारी फ्रेंडशिप है। ईरान में शिया मुसलमान रहते हैं, शिया मुसलमान भारत में रहते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए यहां पर सकोत्रा में उनने लिया, तो जिबूती में हमने ले लिया उसी के पास में। हम्मन टोटा उनने लिया, कर्ज में फंस गए, तो पापा जी जब निकालने जाएंगे तो कुछ तो लेंगे। तो हम्मन टोटा का एयरपोर्ट हमने ले लिया, सी पोर्ट उनके पास है, एयरपोर्ट हमारे पास है हम्मन टोटा में। एक के पास एक बैठाओ, चेस का जैसे गेम होता है, उस व्यक्ति का जो सामने वाला ओपोनेंट है उसके ओपोनेंट के पास ही आप काउंटर बैलेंस करिए। यहां पर इनने सितवे लिया, तो हमने भी कलकत्ता से सितवे एक परियोजना चला दी। चिट्टगांव के बारे में बातचीत चल रही है, तो कोई बात नहीं, इंडिया, मोदी जी और शेख हसीना के इतने बढ़िया संबंध हैं बांग्लादेश और इंडिया के। नहीं, शेख हसीना इसलिए बोल रहा हूं कि शेख हसीना जब से आई हैं तब से बांग्लादेश से रिलेशन सुधरे हैं, वो प्रो इंडिया है। और बाकी बांग्लादेश में दूसरी सरकार अगर आ जाती है तो वो चाइना को ज्यादा तवज्जो देती है। तो शेख हसीना ने ट्रेन चालू करवा दी, बताइए इंडिया इतनी बड़ी बात। तुम तो शिप से पहुंचोगे, यहां हम ट्रेन से पहुंच जाएंगे, यहां का यहां से सीधा रास्ता बना लिया है, पोर्ट का भी है। तो यहां से सितवे पोर्ट होते हुए इसी को बोलते हैं कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट। ये बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, कलादान नदी का नाम है, म्यांमार में बहने वाली नदी का नाम है। कलादान पोर्ट को हमने ले लिया, ठीक है। सितवे पोर्ट उनके पास है, ऊपर नहीं चाहिए। तो जहां जहां तुम सही है वहां हम काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या करें, मजबूरी है, वरना भारत सरकार ऐसे थोड़ी बेवकूफ है। एक ये पड़ोस में और है, ये भी बहुत नाक में दम करता है। ये बिगड़ा हुआ बेटा क्या है, ये लावारिस है। अब इन्होंने भेज के आतंकवादी दुखी कर रखा है यहां पर। तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो हमारी सेना रोक लेगी, यहां से हमारी आर्मी रोक रही है, बीएसएफ रोक रही है, मतलब हमारी डिफेंस फोर्सेस रोक रही है। दूसरा तुम्हारे लिए हम पे एक चीज और है,
ये जो है यहाँ पे तालिबानी शासन आ गया है और ये हैं इनके मित्र। यहां गेहूं नहीं होता है, समझ रहे हैं? कोविड के बाद आपने देखा ही था कितनी बुरी स्थिति थी। तो मुंबई से बड़ा शिप भर के गया, लगभग जिसमें 500-600 ट्रक आ जाएंगे, भर के गया चाहवार पोर्ट, और चाहवार पोर्ट से यहां पहुंचा जाहिदरान, और जाहिदरान से सामान पहुंच गया यहां पर। इनको रोटी खिलाई और साथ में कुछ गोला बारूद भी दे दिया और समझा दिया आंखों आंखों में कहां चलाना है। इन्होंने इनके नाक में दम कर रखी है, समझ रहे हो? तो अब इनको समझ में आया कि गलत कर दिया हमने भारत के साथ। अब इनने अपनी सेना उधर लगा दी है। जैसे हम टू फ्रंट पे परेशान हैं, एक इससे और एक इससे, ऐसे ही भारत की कूटनीति अच्छी इस पे काम आई है कि तालिबानियों को, तालिबान क्योंकि हमारा फ्रेंड है, हालांकि तालिबान अच्छा नहीं है ये मैं जानता हूं, गुड तालिबान और बैड तालिबान जैसी कोई चीज नहीं है, तो यहां से हम इनको काउंटर करवा रहे हैं। ये सब चीजें हैं, समझ आई आपको बात? तो ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या चाहवार पोर्ट, बहुत न्यूज में था चाहवार पोर्ट, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? अगला आ जाइए, फ्रेजर आइलैंड। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंड आइलैंड, विश्व का सबसे बड़ा रेतीला द्वीप किस देश में है? बहुत चर्चा में रहा था अभी ये, तो लिखिए क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में है। इसका नाम बदल दिया है, नया नाम किगारी हो गया, किगारी। फ्रेजर आइलैंड को नाम बदल के किगारी कर दिया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैंड आइलैंड किगारी, जिसे फ्रेजर आइलैंड भी कहते थे, ये ऑस्ट्रेलिया में है। अब नया नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। एक स्कीम चला रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, भारत सरकार का रेल विभाग, रेल मंत्रालय एक स्कीम चला रहा है, जिस स्कीम में 1275 स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होना है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एक स्कीम चला रही है जिसमें 1275 रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट होना है। उस स्कीम का नाम पूछा गया अभी एग्जाम में। स्कीम का नाम है अमृत भारत रीडेवलपमेंट स्कीम। तो लिखिए अमृत भारत रीडेवलपमेंट स्कीम अमृत भारत रीडेवलपमेंट स्कीम फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ इंडियन रेलवे स्टेशंस। बारह सौ 75 स्टेशन है कुल जिनको रीडेवलपमेंट किया जाएगा पहली बार में, ठीक है? स्कीम का नाम जरूर याद रखिएगा, स्कीम पूछी जा सकती है पेपर में। रेल मंत्रालय की अमृत भारत पुनर्विकास परियोजना भारतीय रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए स्कीम है। इसमें मुझे नहीं लगता वैसे बहुत ज़्यादा कोई ऐसी टिपिकल इंग्लिश है जो समझ में ना आए। अब मान ली पुलिस में भर्ती हो गए, आप दरोगा बन गए, चौकी इंचार्ज, डबल स्टार आ गया, बहुत शौक से गए और वहाँ पर एक लड़की आती है, सर प्लीज़ राइट डाउन माई FIR। आप कहेंगे हिंदी में बात कर, हमारी समझ में ना आती तो अंग्रेजी, ज़्यादा मैडम अंग्रेजी झाड़ रही है तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी, बता रहा हूँ। फिर वो लड़की सीधे SP कंप्लेंट करेगी और CRPC की एक 156 धारा होती है, एक 156, अगर पुलिस FIR ना लिखे तो कोर्ट के थ्रू FIR लिख जाती है 156 में, सेक्शन 156 CRPC का। और कोर्ट में जब वो पूछेगी ना कोर्ट कि पुलिस FIR क्यों नहीं लिख रही थी, तो वो लड़की बताएगी सर को इंग्लिश नहीं आती थी। तो फिर बता रहा हूँ मैं, जुडिशरी के पास बहुत पावर है, वर्दी उतार लेगी। मैंने एक लाइव हियरिंग देखी थी यूट्यूब पर, देखो आप अब लाइव होती हैं, देखिए आपने लाइव हियरिंग देखी थी, उसमें जबलपुर हाई कोर्ट का, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट थी, जबलपुर हाई कोर्ट में ACP साहब आए थे, नहीं सॉरी जबलपुर नहीं, पटना हाई कोर्ट का था, पटना हाई कोर्ट का केस था। पटना हाई कोर्ट के जज साहब थे, उनके सामने ACP साहब आए
बोला बुलाइए एसीपी को। तो एसीपी को जब देखा पटना हाई कोर्ट के जज ने, तो पहला ही सवाल किया, वेयर इज योर कैप। पुलिस की वर्दी में ठीक से पहुंचना होता जज साहब के सामने, माननीय न्यायालय है वो। बोले सर सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी करते रहे। वेयर इज योर बैज, आप एसीपी है ना, आपका नाम है आपका, ये कहाँ है आपकी बैज। तो एसीपी ने जवाब दिया, सर वो मैं आ रहा था रास्ते में तो भीड़ भाड़ थी, धक्का मुक्की हो गई, उसमें टूट गया बैच। तो जज साहब का अगला सवाल था, जब आपसे धक्का मुक्की हो सकती तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। एसीपी साहब बोलती बंद हो गई, बोले आपसे भी धक्का मुक्की हो जाती है तो आप ही सुरक्षित नहीं है तो क्या जनता संभालोगे। वो सॉरी सर ही करते रहे, सॉरी सर और सॉरी सर। उसके बाद एसीपी साहब जो थे वो नीचे से प्रमोटी थे, दरोगा थे। जज साहब इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वो हिंदी में। तो जज ने इतना झाड़ दिया, मैं सही बता रहा हूँ, लाइव हियरिंग में मैं देख रहा था, मुझे हंसी और आ रही थी। जज बोले आप कैसे बने, किसने दी नौकरी आपको, आपको इंग्लिश नहीं आती, बेसिक इंग्लिश नहीं आती। सॉरी सर, वो सॉरी सर, कहाँ से पढ़े हैं, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। दुनिया भर के सवाल कर डाले। एसीपी से मुकदमे की सुनवाई बाद में करी, और उसके बाद किसी घर को लेकर के बात थी, कोई प्रॉपर्टी को लेकर के। तो भैया बेसिक अंग्रेजी आनी चाहिए पुलिस वालों को भी, कम से कम हाई स्कूल तक की अंग्रेजी तो सभी को आनी ही चाहिए। अगली बात लिखिए, ये लिख लिया आपने, अमृत भारत डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अगला लिखिए, तो इंडियन नेवी सेलिब्रेटेड 130th एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी सत्याग्रह, नाम था सत्याग्रह, एट द पोर्ट ऑफ डरबन इन साउथ अफ्रीका। एट द पोर्ट ऑफ डरबन, DURBN, डरबन कहां है, साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में मनाई गई। तो भारत का एक शिप गया था वहां पार्टिसिपेट करने, उस शिप का नाम पूछ सकते हैं, त्रिशूल, करेक्ट। लिखिए INS त्रिशूल, इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था INS त्रिशूल ने। INS त्रिशूल वॉरशिप, सेना वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। डरबन साउथ अफ्रीका में। इंडियन नेवी ने हाल ही में एक वियतनाम को वॉरशिप गिफ्ट की है, नाम पता है वो पेपर ना, कृपाण, INS कृपाण, ये पेपर में पूछा जा सकता है। लिखिए, इंडियन नेवी रिसेंटली गिफ्टेड। अब अंतरराष्ट्रीय संबंध बनाने के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट तो करना ही पड़ता है, तभी तो संबंध अच्छे बनेंगे। लिखिएगा, इंडियन नेवी गिफ्टेड विच वॉरशिप टू वियतनाम रिसेंटली, वॉरशिप टू वियतनाम रिसेंटली, हाल ही में एक युद्धपोत गिफ्ट किया गया है वियतनाम को भारतीय नेवी के द्वारा, भारतीय जल सेना के द्वारा। नाम है INS कृपाण। इसको 1991 में इंडिया ने कमीशन किया था। ये वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना, कृपाण। एक अगला जो क्वेश्चन है उस पर स्टार लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिएगा, MQ9 रीपर, MQ9 रीपर आर्म्ड ड्रोन्स। MQ9 रीपर आर्म्ड ड्रोन्स, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पे। MQ9 रीपर आर्म्ड ड्रोन्स was signed to purchase by India drones, मतलब भारत सरकार MQ9 कैटेगरी का रीपर ड्रोन किसी देश से अब खरीद रही है। किस देश के साथ ये डील हुई है, USA। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। MQ9 रीपर आर्म ड्रोन was signed to purchase by India from USA, संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीद रही है। MQ9 रीपर आर्म ड्रोन्स was signed to purchase by India by USA from USA। इस MQ9 की जरा एक खास बात लिख लो, 27 घंटे की उड़ने की कैपेसिटी है इसकी,
27 आवर्स फ्लाइंग कैपेसिटी, एड्यूरेंस कैपेसिटी या फ्लाइंग कैपेसिटी, लगातार 27 घंटे तक उड़ सकता है। और ऑपरेशनल हाइट है 50,000 फीट, 50,000 फुट तक ऊंचाई तक उड़ सकता है। ऑपरेशनल हाइट 50,000, 4 जीरो लगेंगे 50,000 में। इंडिया रैंक सेकंड लार्जेस्ट, लिखो ये भी इंपॉर्टेंट लगाइएगा क्वेश्चन। भारत अभी सेकंड आ गया वर्ल्ड में। इंडियाज रैंक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। इंडिया रैंक्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। क्रूड स्टील सरपासिंग विच नेशन? सरपासिंग विच नेशन? विच नेशन या विच कंट्री, जो लिखना चाहते हैं आप। भारत अभी हाल ही में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन करता है, सॉरी क्रूड स्टील का। क्या कह रहे हैं, कुछ पूछ रहे थे क्या? तो देखो नंबर 1 पे कौन सा है? चाइना। चाइना सबसे ज्यादा क्रूड स्टील का प्रोडक्शन करता है। फर्स्ट रैंक है चाइना की, सेकंड रैंक है इंडिया की। अभी इंडिया आया हाल ही में जुलाई में। तो इंडिया ने जिस देश को पास किया ये पूछा जा सकता है, जापान को। करेक्ट आंसर लिख लिया आपने। ये 2022-23 में इंडिया ने 6.72 मेट्रिक टन 6.72 मेट्रिक टन प्रोडक्शन करी है क्रूड स्टील की। The recently WHO report public health and economic savings, public health लोक स्वास्थ्य एवं आर्थिक बचत, पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक सेविंग रिपोर्ट पेश की है WHO ने। फंड किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम क्या था? IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। पढ़ा है नहीं पढ़ा? ये नहीं पढ़ा है। अब ये बेसिक बात है तो पता होनी चाहिए, कोई बात नहीं। आपको ये पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हुआ तो दुनिया में ये हिसाब चला कि भाई अब दुनिया को बनाना भी है, तबाही हो गई थी बहुत ज्यादा। तो एक ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस या ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बोलते हैं इसको। इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 2 संस्थाओं का जन्म हुआ। उन 2 संस्थाओं को 2 बहन कहते हैं, ट्विन सिस्टर्स, जुड़वा बहनें। एक था IMF और एक था IBRD, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पढ़ाइए आपने इसके बारे में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 1944 में बनना शुरू हुई और 27 दिसंबर 1945 को यह फंक्शन में आ गई। उसी दिन इस संस्था का भी जन्म हुआ। IBRD 1944 में बनना शुरू हुई और 27 दिसंबर 1945 को फंक्शन करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतरराष्ट्रीय बैंक पुनर्विकास एवं विकास के लिए। ठीक है। तो ये 2 संस्थाओं का जन्म हुआ। इन्हें ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है। ट्विन सिस्टर्स, जुड़वा बहनें हैं। हेडक्वार्टर कहां है इनका? वॉशिंगटन DC में। IMF और IBRD का, इसी IBRD का आगे चल के नाम क्या पड़ गया? वर्ल्ड बैंक। इसी को वर्ल्ड बैंक कहते हैं, विश्व बैंक। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का पुराना नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट था। लिख लीजिए, कहीं नोट करके काम आ जाएगी चीज। सभी इसके सदस्य देश फंड करते हैं। इसके 189 मेंबर हैं अभी, इसके 189 मेंबर हैं, इसके 190 हैं।
इसका आखिरी मेंबर अभी बना है एंडोरा। ये करने की बात है, आखिरी देश बना इसका एंडोरा। एंडोरा इसका आखिरी सदस्य बना। और ये इंडिया तो उसका पहले से संस्थापक सदस्य है। इंडिया पहले से था, 1945 में इंडिया का कंट्रोल था। एंडोरा लास्ट मेंबर बना है आईएमएफ का, और नौरू देश बना है वर्ल्ड बैंक का लास्ट मेंबर, लेटेस्ट मेंबर नौरू। ठीक है।